हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज रितेश दहिया और इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं आपके सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स और ईएम वेव्स की। ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एटलीस्ट 2 सवाल, मे बी 3 सवाल पक्का आपके इस सेक्शन से आने वाले हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और मुश्किल कतई नहीं है, कोई लंबे चौड़े इंटीग्रेशन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, बट कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर्स, तो हम यहाँ कहते हैं आपके कंडक्टर और इंसुलेटर जो हैं, हम कहते हैं आपकी बैंड स्ट्रक्चर जो है, इसको हम चीज़ यहाँ डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी। उसके बेसिस पे हम सेमीकंडक्टर का बिहेवियर समझाते हैं। हम कहते हैं कि जो आपका कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स के अंदर आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है, जो आखिरी बैंड जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं। इस वजह से जैसे ही आपका हल्का सा भी पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, आपके इलेक्ट्रॉन फटाफट भाग देते हैं और आपके कंडक्शन, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इंसुलेटर्स में अगर हम बात करेंगे तो आपके इंसुलेटर्स में ये गैप आपका बहुत ज़्यादा है और ये आपका पोटेंशियल जब आप उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका वेरी लार्ज गैप है, वो आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए आपके इंसुलेटर्स का इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट नहीं करते हैं। जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में ये गैप ऑफ कोर्स कंडक्शन वाला ओवरलैप तो नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये गैप बहुत कम है। इंसुलेटर में जितना गैप होता है उतना गैप यहाँ नहीं है, तो हल्के से भी पोटेंशियल डिफरेंस से, हल्की सी भी एनर्जी मिलने से आपके फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। ये जो डेटा है आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जीई और एसआई का। तो ये आपका जो 0.7 और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये आपका दोनों के वैलेंस बैंड के बीच का गैप है। कई बार तो ऐसा होता है, इसको हम रूम टेम्परेचर पे ऐसा कहते हैं कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन के रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि आप ज़ीरो लेवल से रूम टेम्परेचर की बात करें 300 केल्विन के आसपास, तो वहाँ पे जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है, उसकी वजह से ही वो कंडक्शन है आपका स्टार्ट कर देते हैं फ्री। और आपके कंडक्शन के लिए जो जिम्मेदार है, आपके कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस आपके होल्स हैं। होल्स इज नथिंग बट आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया, उसको हम यहाँ पे होल्स कहते हैं। तो होल्स की अपनी कोई एंटिटी नहीं है, तो होल्स इज नॉट अ पर्टिकुलर चार्ज, पर वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए था, बॉन्ड बना रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए था, पर वो इलेक्ट्रॉन भाग गया। अब वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया है, उस चीज़ को हम यहाँ पे होल्स का नाम देते हैं। ये होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों आपके जिम्मेदार हैं करंट के कंडक्शन के सेमीकंडक्टर्स में। नाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम ये बात करते हैं कि आपका प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये आपका प्योर सिलिकंडक्टर्स हैं, ये आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ये आपके फोर्थ इलेक्ट्रॉन है इनके आउटर मोस्ट शेल में, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं या अगर अपने अड़ोसी पड़ोसियों से। वहाँ पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो होल्स हैं दोनों आपके यहाँ पे, उनकी जो हम डेंसिटी की बात करते हैं, एनी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम है। NH जो है आपका नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है, ये उसकी डेंसिटी को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिनेरियो ये है कि ये आपका सिलिकॉन, ये आपका सिलिकॉन, एक और सिलिकॉन, एक और सिलिकॉन, एक और सिलिकॉन, एक और सिलिकॉन, इनके बीच बने हुए आपके कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। 4 की वैलेंसी है, अपने अड़ोसी पड़ोसी से सबसे इन्होंने मांड वाली करके, शेयरिंग करके ऐसे आपके बॉन्ड बना रखे हैं। नाउ इस केस में अगर मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके, ये आपका कंडक्शन बैंड है, उसकी फिजिकल कोई स्पेस नहीं होती कंडक्शन बैंड, ये उसका एनर्जी लेवल है। इस इलेक्ट्रॉन का मान लो यहाँ पे एनर्जी इसको इतनी मिल गई कि कंडक्शन करने के लिए अपना बॉन्ड छोड़ के चला गया, उसकी वजह से यहाँ पे वी क्रिएट समथिंग कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, विच इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपका एरिया हो गया। तो यहाँ पे आपकी जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन था और अब नहीं है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है, उसको हम NH कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर कंडक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, उसको आप Ne नाम देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो है वो कहीं ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू होल से, बिकॉज आपका मान लीजिए करंट इधर जा रहा है ना, ये बात अपने को पता है कि करंट अगर इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है वो इधर मूव करेगा। अरे होल्स आपके क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। नाउ इस दौरान इस होल का जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया है, वहाँ पे जब यहाँ मूव करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, इस वजह से होल यहाँ पे मूव करेगा और वहाँ पे आपको इनर्शिया देखने को मिलता है। इस वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कहीं ज़्यादा होती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके वो सेमीकंडक्टर हैं, जब हमने कहा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसमें हमने थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर दी।
इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब है कि वहाँ पे जैसे सेमीकंडक्टर तो आपके 4 वैलेंसी है उनकी, हमने वहाँ पे ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट कुछ डाल दिया, तो यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की आपकी इम्प्योरिटी यहाँ पे ऐड हो गई, तो वो मटेरियल ऐड हो गया। ना मटेरियल हम इतना ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं कि आपने मान लो एल्यूमिनियम ऐड करना था, इतना ऐड कर दिया कि आपका वो सिलिकॉन जो था वो अब एल्यूमिनियम ही की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, नहीं। यहाँ पे हम ऐड करते हैं 10⁸ सिलिकॉन के बीच में 1 एल्यूमिनियम, इस रेंज में हम यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। When pure semiconductor material is mixed with small amount of certain specific impurity with valency different from that of the parent material, number of mobile electron और आपके होल जो है उनकी वैल्यू ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है, और इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे डोपिंग नाम देते हैं। यहाँ पे आपको मास एक्शन लॉ ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल बनते हैं आपके। हम ये कहते हैं कि आपका Ni जो है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड और नंबर ऑफ होल्स ये जो है आपके, ये यहाँ पे एनीवे ये आपका जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें Ne जो था आपके इलेक्ट्रॉन की वो था कि उसकी डेंसिटी थी, H आपकी होल्स की डेंसिटी थी। अब आपने जो इम्प्योरिटी ऐड की है उसकी वजह से आपके Ni जो है ये आपकी डेंसिटी हो गई, तो मास एक्शन लॉ कहता है कि Ne मल्टीप्लाइड बाय NH विल बी इक्वल टू Ni स्क्वायर। ये मास एक्शन लॉ हम यहाँ फॉलो करते हैं, राइट। तो इसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें मान लीजिए हमने पेंटावैलेंट आपकी इम्प्योरिटी ऐड की है। पेंटावैलेंट ऐड करने से आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। एलिमेंट हुज एटम हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल AsP या फिर आपके Sb हो गए, ये आपके पेंटावैलेंट है ना। इसके पास एक एक्स्ट्रा फालतू इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग के लिए आपको 4 ही चाहिए थे, इसके पास आपके पास डोनेट एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से आपके जो मेजॉरिटी करियर है वो आपके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, माइनॉरिटी करियर यहाँ आपके होल्स रहते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, माइनॉरिटी करियर और मेजॉरिटी करियर का फ़र्क ये है कि जब आपका करंट फ्लो करेगा तो मेजॉरिटी करियर के लिए आपका करंट 10⁻³ एम्पेयर इस रेंज में फ्लो करता है, माइनॉरिटी करंट की वजह से 10⁻⁶ एम्पेयर की रेंज में ये आपका करंट फ्लो करता है, ठीक है। इसको ऐसे देखना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फ़र्क ये है कि जब हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, जो आपके ये बिजली और ये सारी कहानी चल रही है, AC चल रहे हैं, यहाँ पे आपका एम्पेयर में करंट होता है, कई बार 10 और 100 एम्पेयर भी, 100 इज़ ऑन अ हायर साइड, बट 10 एम्पेयर में आपका करंट जाता है। यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो आपका मिली एम्पेयर या फिर आपका माइक्रो एम्पेयर तक में आपका करंट होता है। वो जो आपका टीवी का रिमोट चल रहा है, जैसे ये रिमोट है, AC का रिमोट है, 1.5 वोल्ट की तो बैटरी लगी है उसमें, ठीक है, उससे आप कितना करंट ड्रॉ कर लोगे। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में करंट का फ़र्क है, वो आपका मिली एम्पेयर की रेंज में होता है। ये आपका मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में फ़र्क है। तो यहाँ जो आपका मेजॉरिटी करियर जो होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, करंट आपका उस रेंज में आएगा। माइनॉरिटी करियर इट विल ऑल्सो शो करंट, बट वो उसकी वैल्यू बहुत कम होएगी। यहाँ पे अगेन कंसंट्रेशन जो है आपका Ne का कहीं ज़्यादा होगा आपका NH से, और आपके करंट I की वैल्यू कहीं ज़्यादा होगी आपके करंट ड्यू टू H की वजह से। एक और टर्म हम यहाँ डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होएगा आपका Ne मल्टीप्लाइड बाय आपका नंबर ऑफ, या आपकी डेंसिटी हो गई, मल्टीप्लाइड बाय मोबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। नाउ यहाँ पे अब हम बात करते हैं आपके P टाइप कंडक्टर की। तो P टाइप कंडक्टर के लिए हम यहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हो गई आपकी जैसे In, Ga, Al, B, ये आपके ट्राईवैलेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो इनके पास एक डेफिशिएंसी एनीवे ऑलरेडी है, सो दे आर कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एंड दे आर रेडी टू रेडीली एक्सेप्ट एक इलेक्ट्रॉन बिकॉज इनके पास ट्राईवैलेंट है, राइट। मेजॉरिटी करियर यहाँ पे आपके होल्स हो जाते हैं, माइनॉरिटी करियर आपके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और आपकी जो NH की वो है आपकी डेंसिटी है वो Ne से कहीं ज़्यादा होगी, इस वजह से आपका होल्स का करंट का जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन के करंट से कहीं ज़्यादा होगी। अगेन यहाँ पे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, उसको आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, NH मल्टीप्लाइड बाय मोबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपकी कंडक्टिविटी यहाँ जाती है आपके P टाइप सेमीकंडक्टर में। नाउ हमने N टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, हमने P टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, बड़ा मजा आया। अब हमने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो आपने एक सिलिकॉन का वो बाल ली, उसमें यहाँ P टाइप और यहाँ N टाइप डाल दिया, इम्प्योरिटी जो आपने ऐड की, तो अब वो उसका जो जंक्शन बनेगा वो PN जंक्शन बन जाता है। When a P type semiconductor is suitably joined to a N type semiconductor, then resulting arrangement that is called PN junction diode। और यहाँ जो PN जंक्शन है, इसको ये वाला फिनोमिना समझना, PN जंक्शन जो है यहाँ पे आपके जो आपका P टाइप था उसमें आपके पास फालतू आपके होल्स रखे हुए थे।
एन जो था उसके पास आपकी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस थी। जो ये नेबरिंग दोनों की बाउंड्री के आसपास जो एरिया होएगा, उस एरिया में यहाँ पे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन, आपके पास होल्स एक्स्ट्रा था और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, इसने इसको यहाँ पे सप्लाई कर दिया। उस वजह से यहाँ पे आपके पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की ये आपके ये वाला सेक्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये वाला सेक्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन ये वाला सेक्शन क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सो इट शोज अ नेगेटिव बैटरी। और यहाँ पे आपकी वीबी की वैल्यू आ जाती है, इसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। और ये डिप्लेशन लेयर आपकी इनके बीच क्रिएट हो जाती है। सो डिप्लेशन लेयर एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पे आपके पॉजिटिव और ये आपके नेगेटिव, इन्होंने अपने बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए इस बाउंड्री के आसपास, ये आपका डिप्लेशन रीजन कहलाता है। नाउ इसके बाद हमने क्या किया, अगर इसके पोटेंशियल बैरियर की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द पीएन जंक्शन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। और आपको ये डेटा ध्यान रखना है, पोटेंशियल बैरियर जी के लिए आप यूज़ करते हैं 0.3 और सिलिकॉन के लिए आप यूज़ करते हैं 0.7। अगर तो आपको सवाल में दे रखा है आइडियल डायोड, तो आप उस केस में इसकी वैल्यू 0 मानेंगे, ठीक है, फिर कोई पोटेंशियल बैरियर की बात नहीं हो रही। अगर आपको दे रखा है सिलिकॉन बेस्ड डायोड, तो आप ध्यान रखें, हो सकता है वहाँ पे वीबी की ज़रूरत पड़े, हो सकता है ना भी पड़े, बट वहाँ पे ध्यान रखना 4 ऑप्शन में इसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ जाती है आपको। अगर वहाँ पे दे रखा है जी बेस, तो आप उसको वीबी की पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.3 वोल्ट लेंगे। पोटेंशियल की अगर बात करेंगे, इसका डिस्टेंस के साथ अगर आप ग्राफ बना रहे हैं, तो ये तो आपकी बाउंड्री लाइन है। उसके बाद आपका पोटेंशियल जो है यहाँ पे पी और एन टाइप्स में आपका पोटेंशियल ऐसे वेरी करेगा। चार्ज डेंसिटी जो है वो आपकी ऐसे वेरी करेगी, ये एक्चुअली ऐसे रेक्टेंगुलर कर्व आता है। तो ये आपकी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गए, यहाँ आपके नेगेटिव चार्ज हो गए, यहाँ पे आपका न्यूट्रल है, यहाँ पे आपका न्यूट्रल है। चार्ज डेंसिटी ऐसे वेरी करेगी और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी करेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है, छोटे छोटे से ग्राफ हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके फॉरवर्ड बायसिंग की। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है आपका, दैट इज कनेक्टेड टू द पी क्रिस्टल एंड नेगेटिव हमने उसको एन टाइप पे क्रिएट किया। इन फॉरवर्ड बायसिंग विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो जाती है और आपका 10 से 25 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये आपके ऑफर करता है यहाँ पे। ना फॉरवर्ड बायसिंग में हुआ क्या कि हमने क्या किया, ये आपका पी एन जंक्शन, ये आपका पी टाइप, ये आपका एन टाइप, और आपने इसमें ऐसे बैटरी लगाई। नाउ इस केस में अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपका फॉरवर्ड बायसिंग का करंट है, या आपका फॉरवर्ड बायसिंग का वोल्टेज है। तो जब आपने यहाँ पे वोल्टेज लगाया और उसकी वोल्टेज की वैल्यू आप इंक्रीज करते रहे, तो यहाँ पे थोड़ी देर तक तो उसका करंट की जो वैल्यू है वो आपका, जब तक ये जो बैरियर है 0.7 या 0.3 वोल्ट का, तब तक आपका कोई करंट नहीं आया। आपने 0.1 वोल्ट लगा रखा है, वो कह रहा है भाई 0.7 मेरे पास है, तो करंट आपका वहाँ पे माइक्रो उसमें हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। उसके बाद आपका ऐसे करके ये आपका आई और वी का ग्राफ ऐसे वेरी करेगा। कंडक्टर्स के लिए आई वी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है विद अ पॉजिटिव स्लोप। यहाँ पे आपका ये एक्चुअली ऐसे वेरी करता है। सो अगर आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में आपने पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लिया है, तो उस केस में आपका जो डायोड है दैट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस। इसका फ़ायदा ये है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी फॉरवर्ड बायसिंग है, उस केस में आपका, और समहाउ फॉर सम रीज़न इसको हम यहाँ नी वोल्टेज कहते हैं। जो इस बंदे ने पहला नाम दिया, उसे पता नहीं क्यों ये शेप घुटने जैसे लगी, तो उसने, इसका एक्चुअल रीज़न ये है, उसने आपको नी वोल्टेज यहाँ पे नाम दिया। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ जिससे याद रह जाए। ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में नी वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज है। ये अगर आपने एक बार क्रॉस कर लिया, उसके बाद आपका रेजिस्टेंस इफेक्टिवली नेग्लिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं आपके रिवर्स बायसिंग की। ना रिवर्स बायसिंग के केस में हमने क्या किया, बैटरी जो ये थी अपनी, इसको उल्टा लगाया। हमने इस बार ऐसे बैटरी लगाई। ऐसे बैटरी लगाने की वजह से क्या हुआ कि आपकी बैटरी अब नेगेटिव साइड पे है, तो यहाँ पे जब आप बैटरी लगाएंगे तो आपकी जो डिप्लीशन लेयर है उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, तो उसका मतलब क्या है कि वो करंट को फ्लो करने से रोकेगा, कहता भाई मैं नहीं जान दूंगा। उसके बाद क्या होएगा, आफ्टर अ सर्टेन टाइम यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, विच इज़ कॉल्ड आपका, या तो एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं या जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। वो आपका एवलांच और जीनर में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आपकी डोपिंग लेवल का है। ब्रेकडाउन का मतलब, अच्छा यहाँ पे ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा गड़बड़ समझ जाते हैं। ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आपके धुएं निकल गए, बदबू आने लगी या डायोड जल गया ना। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं एक्चुअली। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका सर्किट ब्रेकर या फिर सर्किट को हम मैनिपुलेट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज होएगा। उसके बाद IV का कर्व आपका ऐसा हो जाएगा। फिर आपका रिवर्स वोल्टेज जो है उसकी वजह से ऐसे आपका रिवर्स डायरेक्शन में करंट आने लगेगा।
ठीक है, आई होप ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का फिनोमेना आपको समझ में आया। नाउ रिवर्स बायसिंग सपोर्ट्स द पोटेंशियल बैरियर, नो करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी करंट। चलो इसके बाद बात करते हैं अपने लॉजिक गेट्स की। तो अपने जो प्राइमरीली लॉजिक गेट्स हैं जिनकी अपने को ज़रूरत पड़ती है वो है आपका और गेट। और गेट है, इसको हम कहते हैं, और गेट को आप लिखते हैं, अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट जो है हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि आपका a अगर ऑन है, a की वैल्यू 1 है या फिर b की वैल्यू 1 है, दोनों में से कोई भी एक 1 है तो आपका आउटपुट 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू 1 1 तो भी 1, इसकी वैल्यू 1 तो भी 1, इसकी वैल्यू 1, तो अगर दोनों 0 हैं तो आउटपुट आपका 0 होगा। तो ये आपका और है, या तो ये या वो। एंड गेट आपका होता है कि जब तक दोनों और नहीं है, दोनों ऑन नहीं है, तो y इज इक्वल टू हम लिखते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b। तो जब तक दोनों की वैल्यू 1 नहीं है आपका आउटपुट 1 नहीं हो सकता, ये आपका एंड गेट है। नाउ इसके बाद जो आपके फर्दर गेट्स आते हैं उसको हम लिखते हैं यहाँ पे लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल, और गेट, एंड गेट। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं आपका नॉट गेट और नैंड गेट की। नॉट गेट आपका होता है कि जो भी आपका इनपुट है वो आपका इनपुट इनवर्स हो जाता है। तो अगर आपका इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट 0 हो जाएगा, इनपुट अगर 0 है तो उसका आउटपुट आपका रिवर्स होके 1 हो जाएगा। नैंड गेट है आपका एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा दिया, तो आपका एंड गेट था उसके आगे हमने नॉट गेट लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि एंड गेट में हो रहा था कि हमारा दोनों में से जब दोनों आउटपुट जब तक 1 नहीं है तब तक आउटपुट 1 नहीं आएगा। इस केस में जब दोनों 1 हो जाएंगे तो आपका फाइनल आउटपुट 0 हो जाएगा। दोनों में से कोई एक भी 0 है या चाहे दोनों 0 हैं, उस केस में आपका आउटपुट 1 होएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आपसे नीट के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन सेज फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके पी टाइप के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर द डोपेंट। आपका इलेक्ट्रॉन से मेजॉरिटी कैरियर और पेंटावैलेंट की इंप्योरिटीज आपने उसमें ऐड की हुई है। या फिर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर द डोपेंट, या पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर है। होल्स ऑप्शन सी है, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर द डोपेंट, ये आपका सही ऑप्शन होएगा। होल्स जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें अभी हमने देखा था कि वहाँ पे आपके होल्स जो हैं वो आपके मेजॉरिटी कैरियर हैं, और ट्राइवैलेंट वो इम्प्योरिटी हम जैसे Al हो गया, आपका B हो गया, वो आप यहाँ पे ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज डालते हैं। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर पेंटावैलेंट। नाउ ये आपका क्वेश्चन सही नहीं है, तो आपका C वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आपसे ये सवाल पूछा गया। क्वेश्चन से द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम। ये जो आपका सर्किट डायग्राम बना हुआ है इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन एंड, नैंड, नॉर या और इनमें से कौन सा होएगा। ना इसको अगर गौर से देखेंगे कि अगर ये आपका एलईडी बल्ब जलना है तो एलईडी बल्ब आपका तब जलेगा जब ये बैटरी जो है आपकी ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगी। तो ग्राउंड से अगर कनेक्टेड है तो ये आपका बल्ब यहाँ पे वॉलेट। इसको ऐसे देखना, अगर आपने इसको स्विच ऑफ किया, इसको आपने ऐसे कनेक्ट किया है तो ये आपकी बैटरी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। अगर ये 1 है तो आपका यहाँ पे एलईडी जल जाएगी। ये अगर 1 है तो भी आपकी बैटरी जल जाएगी बिकॉज ये आपकी ग्राउंड से कनेक्टेड है। अगर आपने दोनों एक साथ स्विच कर दिए, दोनों आपने ऐसे स्विच कर दिए, तो करंट आपका यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 0 रेजिस्टेंस है, करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो हो जाएगा। उस केस में एलईडी आपकी नहीं जलेगी। इफ दैट इज द केस कि दोनों अगर स्विच ऑन है और आउटपुट आपका 0 है, वो सिनेरियो आपका नैंड गेट का सिनेरियो होता है। हेंस ऑप्शन डी नैंड गेट, दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आपसे नीट के एग्जाम में पूछा। Question says an LED is constructed from a PN junction diode using GaAsP. The energy gap is 1.9 electron volt. यहाँ पे अपने को energy gap की वैल्यू दे रखी है 1.9 electron volt. The wavelength of the light emitted will be equal to. आपको बताना है लाइट जो आपकी एमिट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ना यहाँ पे एक्चुअली सवाल तो मॉडर्न फेज के नाम का है, LED यहाँ पे देखा है, बट ये एक्चुअली मॉडर्न फेज का सवाल है। यहाँ पे आप लिखते हैं एनर्जी इज इक्वल टू, आप लिखोगे hc बाय लैम्डा, यानी कि आप लैम्डा की वैल्यू लिखते हैं hc डिवाइडेड बाय एनर्जी। ना इसको सॉल्व करने के लिए हम जो शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं उसको हम लिखते हैं 12400 डिवाइडेड बाय एनर्जी आपकी हम लिखते हैं एनर्जी आपकी E इन लैम्डा, और आपका जो रिजल्ट आता है वो एंगस्ट्रॉम में रिजल्ट आ जाता है। ना यहाँ पे अगर लैम्डा की इससे वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया आपका 12400 डिवाइडेड बाय एनर्जी यहाँ पे दी हुई अपने को 1.9। नाउ इजी कैलकुलेशन के लिए अगर हम यहाँ पे 1.9 की जगह 2.0 यूज़ करें तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 6200 एंगस्ट्रॉम।
अब हमें ये पता है कि 2 इस्तेमाल किया, एक्चुअली 1.9 होना चाहिए, तो एक्चुअली इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी वैल्यू, ठीक है। और क्योंकि 4 ऑप्शन अपने को नैनोमीटर में दे रखे हैं, अच्छा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, नैनोमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा आपका 620 नैनोमीटर। सो विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी है 654, यही ऑप्शन आ रहा होगा, बिकॉज इसके क्लोज है 1.9 से। एक्चुअली जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इसको तो इसकी वैल्यू 652 नैनोमीटर आती है, क्लोजेस्ट आपका ये है। सो दिस मीन्स दिस विल बी अ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन सेज इन अ पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग affects only reverse resistance, only forward resistance, do not affect resistance of PN junction, affects the overall VI characteristic of a PN junction। नाउ जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल जो हैं वो जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, और आपके क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इसकी वजह से आपके नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ जाएंगे। इफ़ दैट इज़ द केस तो आपका जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक जिसकी हमने बात की थी कि वी आई आपका ऐसे, आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उस पे दोनों पे आपको असर दिखेगा। सो हेंस आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ऑप्शन अफेक्ट्स द ओवरऑल वी आई कैरेक्टरिस्टिक, वो उसकी वैल्यू वी और आई दोनों की यहाँ पे, तो पूरे वी आई कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का सवाल है, क्वेश्चन से द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू आपका और, नॉट, नॉर या फिर एंड गेट। नाउ इसको ऐसे समझना है, इसको एक काम करते हैं, पूरी टेबल बना के मैं समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए ये आपका ए, ये बी, और यहाँ पे मान लीजिए इसको हम सी कह देते हैं, तो ये सी आया आपका, यहाँ पे सी डैश कह देते हैं, सी इनफैक्ट ये उसका ऑलराइट सी डैश कह देते हैं, और ये आपका वाई, ठीक है। तो ये आपका स्नैरियो है। ए की वैल्यू ले लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसके लिए हम अपना आउटपुट देखते हैं क्या क्या आएगा, ठीक है, आराम से करते हैं सवाल को। अब यहाँ पे ए और बी जो है ये आपका जो गेट लगा हुआ है ना, ये जो सी गेट है अपना, ये और गेट लगा हुआ है, और के आगे आपने डॉट लगा दिया तो नॉर गेट बन गया आपका। तो और गेट जो है वो हमें आउटपुट देता है, दोनों में से कोई भी एक 1 है तो हमारा आउटपुट 1 आ जाता है, ठीक है। इस केस में क्योंकि उसके आगे आपने उसके आगे नॉट लगा दिया है तो सिर्फ इस केस में 1 आएगा, बाकी ये सारे आपके 0 हो जाएंगे। ना सेकंड वाले केस में ये है कि आपका जो भी आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को आप 2 बार इनपुट दे रहे हैं और फिर आप और लगा रहे हैं। तो इस केस में जो अगर सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो दोनों ही आपके 1 और 1 हुए, अगर यहाँ सी की वैल्यू 0 है तो दोनों ही आपके 0 0 हो जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान देना। ना उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं आपका और गेट है, तो जब ये सी की वैल्यू 1 है तो और गेट आपका सी डैश जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके आगे नॉट भी लगा हुआ है, ध्यान देना। तो पहले जो सी है वो दोनों के 1 1 पे आपको वैल्यू 1 देगा, उसके बाद आप नॉट लगा रहे हैं तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इस केस में 0 0 दोनों इनपुट है, आउटपुट आपका 0 आएगा, नॉट लगाया तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 1 ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब वाई डैश जो है वो आपका इसको हम रिवर्स कर रहे हैं, इसके आगे नॉट लगाया हुआ है, यानी कि वैल्यू 1 0 0 0 वैल्यू हो जाएगी। ना ये जो ट्रुथ टेबल है कि आपकी 0 0 0 1 1 0 1 1, उसके ऊपर जब ये ऐसी वैल्यूज आती हैं कि आपकी सिर्फ दोनों की वैल्यू 0 होने पे आपकी उसकी वैल्यू जो है वो आपकी 1 आए वैल्यू, ये आपके नॉर गेट का काम है। तो हेंस आपका ऑप्शन बी नॉर गेट, दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में सवाल पूछा गया, क्वेश्चन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस डायोड। तो इसमें से कौन सा आपका फॉरवर्ड बायस डायोड है। ना फॉरवर्ड बायसिंग हम तब कहते हैं कि जब आपका ये जो डायोड अपना सिंबल है ये आपका पी टाइप होता है, एन टाइप होता है, दिस शुड बी एट अ हायर पोटेंशियल एंड दिस शुड बी एट अ लोअर पोटेंशियल। तो पी साइड आपकी जब भी हायर पोटेंशियल पे है उस चीज़ को हम कहते हैं कि आपका फॉरवर्ड बायसिंग हो रखी है। तो यहाँ पे देखोगे -4 और -3 है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं हुआ बिकॉज ये आपका लोअर पोटेंशियल है। ये -2 और +2 है तो ये भी नहीं है, ये 3 और 5 है ये भी नहीं है, विच मीन्स ये हो गया, तो ये 0 वोल्ट है, -2 है, तो इसका मतलब हो गया ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग है। सो ऑप्शन डी दैट वुड बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ इन अ पीएन जंक्शन अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड एज शोन। तो आपने इनपुट ऐसे लगाया कि ये आपका 0 वोल्ट है, ये -5 और ये +5, तो आपका ओवरऑल 10 वोल्ट का सिग्नल ऐसे लगाया कि पहले उसकी वैल्यू -5, फिर उसकी वैल्यू +5, फिर उसकी वैल्यू -5। हमें बताना है आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट हम यहाँ ले रहे हैं, तो ये आपका आउटपुट है, इसके अक्रॉस आप आउटपुट चेक कर रहे हैं, ये आपका वोल्ट मीटर लगा के यहाँ पे हम आउटपुट चेक कर रहे हैं। लेट्स से दैट इफ दिस इज द सिनेरियो, तो इसको ऐसे समझना है कि जब -वोल्ट है आपकी वैल्यू इनपुट करंट की और ये आपका फॉरवर्ड बायस है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपका कोई भी करंट पास नहीं होएगा, इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिखेगा, तो इनपुट अपना 0 हो जाएगा।
उसके बाद जब ये वाला सिनेरियो आएगा कि +5 वोल्ट है, तो उस केस में आपको फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, +5 वोल्ट की आपको वहाँ वैल्यू दिखेगी, यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा। ये बिहेवियर जो है वो ऑप्शन बी में डिपिक्टेड है कि ये आपका 0 लेवल, उसके बाद ये पहले 0 रीडिंग, फिर आपकी 5 की, और उसके बाद फिर आपकी फिर 0 हो गई। सो ऑप्शन बी इस सवाल के लिए दैट विल बी द करेक्ट चॉइस। चलो अब इसके बाद बात करते हैं आपकी EM वेव्स की। नाउ EM वेव्स जो है, EM वेव्स हम कहते हैं मैक्सवेल की इक्वेशन E.ds जो है, इसको ऐसे समझना है EM वेव्स होती क्या है। EM वेव्स होगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट जब भी ट्रैवल करती है, कि हम हमेशा कहते हैं कि लाइट आपकी ऐसे ट्रैवल करती है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपकी एक साथ चल रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और लाइट अगर मान लो इस डायरेक्शन में मगर लाइट जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐसे चलती हैं, दोनों साथ साथ, दोनों की इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम ऐसे होएगी। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसके लिए हमें यहाँ गॉस लॉ ऑफ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है हमने, E.ds विल बी इक्वल टू Q एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। B.ds इससे आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है, तो B.ds की वैल्यू यहाँ पे आपकी 0 हो जाएगी। B.dl है, ये आपका फैराडेज लॉ ये आ जाएगा, और B.dl इज इक्वल टू करंट एनक्लोज, ये आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ है। इन सबको मिला के हम मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉपर्टीज अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो हम कहते हैं स्पीड आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमेशा स्पीड ऑफ लाइट होएगी, और उसको आप ऐसे लिखते हैं कि C विल बी इक्वल टू, ये रिलेशन ध्यान रखना, 1/μ0 एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू E/b, और आपकी इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलो यहाँ एक चीज़ और सिखाता हूँ आपको, इसको ऐसे देखना, जब हम कहते हैं C स्पीड ऑफ लाइट है, उसको हम कहते हैं दिस विल बी इक्वल टू √μ0 एप्सिलॉन। नाउ ये बात अपने को पता है कि कोई भी लाइट जब किसी मीडियम से ट्रैवल करती है, उसकी जो स्पीड है उसकी वैल्यू C/n हो जाती है। n आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का। नाउ इसी को अगर हम ऐसे लिखें इसका मतलब ये इम्प्लाइज n विल बी इक्वल टू, या इसको एक काम करते हैं, इस वेलोसिटी को म्यू की टर्म में ऐसे लिखते हैं, इम्प्लाइज v विल बी इक्वल टू √, इसको लिखो μ0 μr एप्सिलॉन r, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे देखोगे तो μ0 और एप्सिलॉन मिला के 1/√, में तो वैल्यू c बन गई। इसका मतलब है वेलोसिटी v दैट विल बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाय √, μr एप्सिलॉन r। इसका मतलब ये है, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, उसकी वैल्यू हो जाएगी μr एप्सिलॉन r। इस रिलेशन को ध्यान रखना, कई बार इससे सवाल पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना। तो आपसे एक बार ये सवाल पूछा हुआ है, एप्सिलॉन r की वैल्यू दे रखी है कि आपकी जो परमिटिविटी है मटेरियल की, उसकी वैल्यू है 81, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, परमेबिलिटी की वैल्यू बताओ। तो इफ दैट इज द केस, तो ये हो गया 81, ये हो गया 2, दोनों तो स्क्वायर करें, डिवाइड करें, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप इस रिलेशन को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपके परमिटिविटी और परमेबिलिटी को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एनर्जी की बात करें, एनर्जी इन EM वेव दैट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड होती है अपनी एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है, सो इसको लिखते हैं आप ½ एप्सिलॉन E²। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, उसको आप लिखते हैं ½ B0² μ0, ये आपकी एनर्जी डेंसिटी है। दोनों को ध्यान रखना, काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि दोनों की वैल्यू एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पे इक्वली डिवाइड होएगा, तो दोनों की एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आपकी सेम होती है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इनकी वैल्यू सेम होएगी, यानी कि इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 और 2 तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं E0² डिवाइडेड बाय B0² विल बी इक्वल टू, ये E0 डिवाइड बाय B0, इसको नीचे ले जाओ, विल बी इक्वल टू μ0 एप्सिलॉन। नाउ इसको μ0 एप्सिलॉन अभी जो हमने बात की थी, इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू C², यानी कि E0 और B0 का जो आपका रेशो है, उसकी आपकी वैल्यू आ जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑलराइट, चलो मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो हो गया ना, E0² था ये, ऑलराइट, E0² B0², यानी कि E0/B0 विल बी इक्वल टू C, ये रिलेशन है, ठीक है। तो E0/B0, इन दोनों की वैल्यू जो है उनका अगर आप मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे हमें दिया हुआ है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी वैल्यू इतनी है, और आपकी EM वेव से इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी वैल्यू है, B0 की वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, C से डिवाइड करके B0 की वैल्यू आ जाएगी, एंड द अदर वे राउंड, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इस पर अगर सवाल बन जाए तो बहुत ही आसान से 4 नंबर होंगे, आराम से इकट्ठे कर लेना वो। नेक्स्ट यहाँ पे अपनी बात कर लेते हैं आपके पॉइंटिंग वेक्टर की। सो EM वेव्स, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया, इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ पॉइंटिंग वेक्टर। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना।
यूनिट आएगी आपकी इंटेंसिटी क्या बात हो रही है तो वॉट पर मीटर स्क्वायर आपकी यूनिट होएगी, और इसकी वैल्यू हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय आपका परमेबिलिटी, और इसको आप अगर इसकी बजाय एप्सिलॉन नॉट और सी की वैल्यू टर्म में लिखना चाहें तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। बिकॉज ई एम वेव्स ई और बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपका जो मैग्नीट्यूड होएगा उसका वो होएगा ई बी साइन थीटा, यानी कि ई बी बाय म्यू नॉट या फिर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू सी, इसकी वैल्यू आती है। एवरेज वैल्यू अगर इसकी निकालनी होगी तो उसको आप लिखते हैं वन, इसी से हम यहाँ लिखते हैं हाफ नीचे म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई और ई नॉट बी नॉट, और उसको आप ऐसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं वेरियस वैल्यूज में। डायरेक्शन ऑफ द जो आपका पॉइंटिंग वेक्टर है एट एनी पॉइंट गिव्स द वेव्स डायरेक्शन, उसका जो वेव आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, बिकॉज यहाँ पे ई क्रॉस बी हम कह रहे हैं, तो अपना ई अगर इधर है बी इधर है तो ई क्रॉस बी करेंगे तो वेव इधर आ गई, तो ई इधर है और बी इधर है तो वेव आपकी इधर जा रही है, बिकॉज ई क्रॉस बी करेंगे तो आपकी वेव इधर है, ये ई है और ये बी है आपका, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल बी, ये वेक्टर आपको ई क्रॉस बी करके ये आपका फाइनली ये देता है कि आपके जो वेव चल रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।